ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज जुमेरात है और फरवरी की 13 तारीख। ZBC उर्दू से जावेद चौधरी का सलाम। डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। क्या ट्रंप ने पुतिन को सियासी तन्हाई से वापसी का रास्ता फराहम कर दिया है? But we'll get it. I think we'll get something done. We're going to be meeting. Actually, tomorrow they're meeting in Munich, as you know, and we're going to have some other meetings, and I'll be dealing with President Putin largely on the phone. And तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में पुरतफाक इस्तकबाल। Sayın Başbakan, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. तमाम इसराइली मुगवियों को सिनीचर तक रिहा करना नामुमकिन है। मुस्तफ़ा बरगौसी। But let me tell you, don't mix up between people's support to their demand of freedom and independence and to get rid of occupation and the system of apartheid and their right to resist that in every possible way. मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ का चेहरा बनने वाले साबिक सिविल जज शेर अफजल मरवत जो मुश्किल वक्त में ही पार्टी से निकाल दिए गए। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। बीवी के साथ जबरदस्ती गैर फितरी जिनसी ताल्लुक कायम करना रैप नहीं। इंडियन हाई कोर्ट का कैद की सजा पाने वाले शोहर को बरी करने का हुक्म। Did not see it fit that it should have this clause over there which was probably missing in the other IPC, knowing fully well that this is a crime. मेड इन चाइना 2025 ये मंसूबा जिसने चीनी मसनूआत के गैर मयारी होने का तासुर ही बदल दिया। In 2015, the Chinese government announced the Made in China 2025 plan, a strategic initiative aimed at transforming the country into a global leader in high-tech industries. डीप सीक और BYD का इश्तराक जो स्मार्ट कार की मार्केट में टेस्ला के लिए खतरे की घंटी है। For BYD, this is yet another addition into enhancing its EV lineup, and its integration of the DeepSeek AI is just one of the number of things it announced at an event last night. और ये भी सुनिए कि आखिर डीप सीक में क्या खास बात है। कंप्यूटर का ह्यूमन के साथ जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, हमारी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी फ्यूचर के अंदर। मैं कोई ऐसी चीज बनाने जा रहा हूँ जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो दुनिया में जो चीज पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल होगी। आज के सरबीन में वसतुल्ला खान का कॉलम बात से बात भी शामिल है, मगर सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बुध के रोज उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर तफसीली और सेर हासिल गुफ्तगू हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक पैगाम में उनका कहना था कि रूसी सदर और उनके दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि उनकी टीमें फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगी। ट्रंप के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने मुल्क दौरे की दावत भी दी है। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया कि उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कब मुतवक्के है। ताहम बाद अज़ां साफियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनकी सदर पुतिन से मुलाकात सऊदी अरब में होगी। But we'll get it. I think we'll get something done. We're going to be meeting. Actually, tomorrow they're meeting in Munich, as you know, and we're going to have some other meetings, and I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here, and I'll go there, and we're going to meet
also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि उनकी सदर ट्रंप से देरपा और काबिल भरोसा अमन के क़याम के बारे में बात हुई है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि म्यूनिख में यूक्रेन पर होने वाली दिफाई कॉन्फ्रेंस के दौरान जुमे के रोज़ उनकी अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप के रूसी और यूक्रेनी हम मनसब से राब्ते से कबल अमरीकी सदर और वजीर दिफा का बयान सामने आया था कि जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत मुश्किल है। ये टेलीफोनिक राब्ता व्लादिमीर पुतिन के लिए एक तरह की जीत है। तकरीबन 3 साल से वो एक तरह की सियासी तन्हाई का शिकार थे। पुतिन के यूक्रेन पर बाकायदा हमले के फैसले ने उन्हें एक तरह से सियासी उछूत बना दिया था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान बुध की शब पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नूर खान एयर बेस पर उनका इस्तकबाल सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया। तुर्क खातून अव्वल भी तुर्क सदर के हमरा थी। इस मौका पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वजीर इतलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद पाक फ़िज़ाइया के JF-17 त्यारों ने उनका फ़िज़ाई इस्तकबाल किया और उनके जहाज़ को अपने हिसार में इस्लामाबाद लाए। तैयब एर्दोगान के एजाज़ में 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। Sayın Başbakan, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. फ़लस्तीन नेशनल इनिशिएटिव यानी PNI के सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा बरगौसी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि इसराइली काबीना के मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबे की हिमायत की है कि गज़ा में हमास के ज़ेर हिरासत बाकी मांदा तमाम यरगमालियों को हफ्ते की दोपहर तक रिहा कर दिया जाए। ताहम मंगल को इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने बयान में फ़कत हमारे यरगमाली कहा, जिसके बाद ये वाज़े नहीं कि क्या उनका मतलब तमाम 76 इसराइली यरगमाली था या फिर वो उन 3 की बात कर रहे हैं जिन्हें सीज़ फायर के मुआहदे के तहत स्टेज 1 में शनिचर को रिहा किया जाना था। हमास ने मंगल को इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल सीज़ फायर की पासदारी नहीं कर रहा, इसलिए ताहुक्म सानी मुग़वियों की रिहाई को मुअत्तल किया जाता है। PNI के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इसराइली काबीना तमाम मुग़वियों की शनिचर तक रिहाई का एक ऐसा मुतालबा कर रही है जिसको अमली तौर पर पूरा करना मुमकिन नहीं है। ZBC से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हफ्ते के अख्तिताम तक तमाम मुग़वियों की रिहाई जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। उनका यह भी कहना था कि इसराइल में जंग दोबारा शुरू करने के लिए एक मजबूत राय मौजूद है। Played a different kind of role, unifying all Palestinians and insisting on our right of a democratic system. But let me tell you, don't mix up between people's support to their demand of freedom and independence and to get rid of occupation and the system of apartheid and their right to resist that in every possible way and supporting a particular faction or another. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सीनियर पार्टी रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया है। इस ज़िमन में बुध की रात तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पार्टी से निकाले जाने से कबल शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक शोकाज नोटिस और शेर अफजल मरवत की जानिब से उस पर दिए गए जवाब को मद्देनजर रखते हुए और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है और यूं सन 2017 में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले शेर अफजल का लगभग 8 बरस बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक फिल वक्त खत्म हो गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद एक्स पर रद्द अमल देते हुए शेर अफजल मरवत ने मुख्तसरन लिखा कि इमरान खान मेरा
लीडर था, है और रहेगा। ताहम इस नोटिफिकेशन के इजरा से कबल शेर अफजल मरवत ने अपने पार्टी से निकाले जाने से मुतल्लक खदशात का इजहार एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया था। उन्होंने लिखा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया है। अगर मुझे निकाला गया तो मैं पार्टी से निकाले जाने के फैसले का खैर मकदम करूंगा, क्योंकि मैं आए रोज होने वाली ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूं। मैं पार्टी डिसिप्लिन की वजह से उन साजिशों को मुनासिब जवाब नहीं दे सकता, और अगर वफादारियों और कुर्बानियों का बदला इस भयानक तरीके से अदा किया गया तो कोई भी वफादार पीटीआई और खान साहिब के लिए आगे आने की जुर्रत नहीं करेगा। उन्होंने मजीद लिखा कि इन साजिशों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने खान साहिब की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का भरपूर फायदा उठाया है। मैंने खान साहब को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो मुझे छोड़ गए हैं तो मैं फिर कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर। इंडिया की रियासत छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने मैरिटल रैप के एक केस पर अपना फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि शोहर का अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती गैर फितरी जिनसी ताल्लुक कायम करना काबिल सजा नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इंडियन कानून में मैरिटल रैप और रजामंदी के बगैर शोहर का अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने से मुतल्लक खामियों पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। In this age and time, recently we've had the BNS, and even the BNS did not see it fit that it should have this clause over there, which was probably missing in the other IPC, knowing fully well that this is a crime. Marital rape may not be accepted by conventional thinking or so-called traditional thinking that to save the marriage we must not have this put down as a crime and where it can be punished. But you're looking at a particular case where the woman has died. Now, will you just consider it as marital rape and not murder through insertion of an object because it was done by a husband? याद रहे कि जिस केस में ये फैसला सुनाया गया है, इसकी मुतासिरा खातून की दौरान इलाज हलाकत हो गई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने अपने फैसले में खातून के शोहर को उस पर आयद करदा तमाम तर इल्जामात यानी रैप, गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात और इक़दाम कत्ल से बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि अगर बीवी की उम्र 15 साल या इससे ज्यादा है तो बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक को रैप नहीं समझा जाएगा। ऐसी सूरत हाल में गैर फितरी अंदाज में सेक्स के लिए बीवी की रजामंदी का ना होना भी गैर अहम हो जाता है। कानूनी दफात का हवाला देते हुए जज ने मजीद कहा कि शोहर की तरफ से अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना रैप नहीं है, इसलिए अगर शोहर ने दफा 377 के तहत कोई गैर फितरी फेल किया भी हो तब भी उसे जुर्म नहीं समझा जा सकता। चीन के मसनूई ज़हानत के चैटबॉट डीप सीक ने दुनिया को वरताए हैरत में मुब्तला किया है, मगर चीन पर नजर रखने वालों के लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल से चीन ने आहिस्ता आहिस्ता मसनूई ज़हानत समेत हाई टेक पैदावार में अपनी महारत में इजाफा किया, जो उसके मेड इन चाइना 2025 मंसूबे का हिस्सा है। In 2015, the Chinese government announced the Made in China 2025 plan, a strategic initiative aimed at transforming the country into a global leader in high-tech industries. The plan outlines 10 key sectors, including robotics, aerospace, biotechnology, and new energy vehicles, in which China aims to achieve technological self-sufficiency and become a major global player. तज्जियाकारों के मुताबिक डीप सीक इसकी मिसाल है कि यह कामयाब मंसूबा साबित हुआ है। चीनी हुकूमत ने बड़ी शान और शौकत से सन 2015 में मेड इन चाइना 2025 मंसूबे का ऐलान किया था। इसका मकसद ये था कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली लाखों अशिया पर दर्ज इस जुमले को गैर मयारी समझने वाले तसव्वुर से उम्दा और बाला दस्त टेक्नोलॉजी की अलामत में तब्दील किया जाए।
10 साल कबल चीन ने सन 2025 तक टेक्नोलॉजी की 10 सनतों का इंतखाब किया और उनमें सबकत हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया। इनमें मसनूई ज़हानत, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक कारें, मुतबादल तवानाई और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे शोबे शामिल थे। इनमें से अक्सर शोबों में चीन एक नुमाया हैसियत हासिल करने में कामयाब भी हुआ है और कुछ शोबों में तो चीन ने बहुत ही मुश्किल अहदाफ भी हासिल कर लिए हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की माहिर डॉक्टर योंदन गोंग का कहना है कि मेरी राय में मेड इन चाइना 2025 का मंसूबा बड़ी हद तक कामयाबी से हमकनार हुआ है। वो कहती हैं कि कई शोबों में चीन अब सबकत हासिल करने की जानिब गामजन है, जबकि कुछ शोबों में चीन को सबकत हासिल हो चुकी है। चीन ने कार की सनत में भी जर्मनी, जापान और अमेरिका से बरतरी हासिल कर ली है और इस वक्त वो किसी भी और मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कारें फरोख्त कर रहा है। इसमें BYD जैसे कार मेकर्स का अहम किरदार है। इलेक्ट्रिक कारों की कामयाबी का सेहरा भी चीन ही को जाता है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटरियां तैयार करने वाला मुल्क बन चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA का कहना है कि इस वक्त सोलर पैनल्स की दुनिया में अंदाजन 80 से 95% सप्लाई चीन कर रहा है। चीनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD यानी बिल्ड यूर ड्रीम्स के शेयर में उस वक्त इजाफा देखने को मिला है जब मंगल को उसकी जानिब से बताया गया कि उसने डीप सीक की मदद से ऑटो ड्राइविंग टेक्नोलॉजी या ड्राइवर असिस्टेंस तमाम गाड़ियों में दस्तयाब करने का फैसला किया है। इससे कबल BYD की जानिब से इस बारे में खासी मोहतात पॉलिसी अपनाई गई थी। मंगल की सुबह BYD का एक शेयर 345 हांगकांग डॉलर्स यानी 44 अमेरिकी डॉलर तक गया, जो शेयर की सबसे बड़ी कीमत है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान BYD की 10 फरवरी की BYD इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र इस स्टॉक में 21% इजाफा देखने को मिला है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद टेस्ला के शेयर में 6% गिरावट देखने को मिली है। इस मौका पर BYD के बानी और चेयरमैन वांग चू अनफो का कहना था कि जदीद स्मार्ट ड्राइविंग वक्त के साथ साथ सीट बेल्ट्स और एयर बैग्स के अलावा एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर बन जाएगी। उन्होंने बताया कि BYD अब अपनी तमाम अकसाम की गाड़ियों में डाई पायलट नामी मुआवन निज़ाम मुतारिफ कराने जा रही है, जिनमें $9,555 की कम कीमत गाड़ी भी शामिल है। यूं BYD वो वाहिद चीनी कार मैन्युफैक्चरर बन जाता है जो 70,000 युआन से कम की गाड़ी में ड्राइवर की मुआवनत के लिए जदीद सलाहियतें फराहम कर रहा है। आखिर ये डीप सीक है क्या और ये कैसे काम करता है, हम जानते हैं हारून ख्वाजा से। ख्वाजा साहब, चैट GPT और अमेरिका के सामने खड़ा होने वाला डीप सीक आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है? इसका जो है 3 पार्ट में मैं जवाब दूंगा, तो ईच पार्ट पे मैं रुकूंगा। कोई आपका सवाल हुआ तो फिर आप कर दीजिएगा कोई और सवाल। तो पहला पार्ट जो है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि हुआ क्या है। तो ऐसा है कि ये कंपनीज जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन वगैरह जो हैं, ये इन्होंने, आपको पता है दुनिया जो है उसका इनोवेट करके, जेन्युइन इनोवेशन के थ्रू उन्होंने दुनिया का एक जो है ना वो आप समझें कि नक्शा बदल दिया है। तो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कुछ कोशिश की थी कि जो इसके कंपेटिटर छोटी कंपनीज आ रही थी तो उनको खरीदना शुरू कर दिया था, उनको क्रश करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त 1998 में यूएस गवर्नमेंट जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट को छू कर दिया फॉर एंटी ट्रस्ट लॉज की वायलेशन के ऊपर। देर आफ्टर जब जॉर्ज W. बुश साहब की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने क्या किया, दे बैक्ड ऑफ और इस केस को सेटल कर लिया। उसके बाद बुश साहब और ओबामा साहब की जो टेन्योर्स थे उसके अंदर ये बिग टेक जो है, जिसको अब हम बिग ब्रोस कहते हैं, बिग ब्रदर्स, तो इनको टेक ब्रदर्स कहते हैं उनको। तो इनको क्या, इनको उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हर तरह की उन्होंने वो मोनोपोली और एंटी ट्रस्ट दूसरी तरफ मुंह किया और हर जो इनको फैसिलिटीज चाहिए थी वो उनको दी। अच्छा, हुआ ये उससे कि टेक कंपनीज जो हैं उन्होंने एज आई सेड कि वो जो इनोवेटिंग छोटी छोटी कंपनीज थी जो इनोवेशन करती थी उनको या वो बाय कर लेते थे, किल कर देते थे और उनका स्टाफ, थोड़ा बहुत स्टाफ अपने पास रख लेते थे। अच्छा, ये चलता रहा अंटिल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने फेडरल ट्रेड कमीशन की हेड अपॉइंट की लीना खान,
4 साल पहले, और उन्होंने ये एंटी मोनोपोली मूवमेंट जो है उसको लीड करना शुरू कर दिया और फेसबुक, अमेजोन, गूगल, एप्पल वगैरह को सू कर दिया एंटी ट्रस्ट वायलेशन के ऊपर। अब हुआ ये कि हर पॉइंट वाज कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये अपनी ग्रीड और ये कंसोलिडेशन वगैरह जो है वो करते हैं, तो वो सिर्फ कंज्यूमर्स उससे हार्म नहीं होते, वर्कर्स हार्म नहीं होते, लेकिन ये कंपनीज खुद अपने साथ अपनी डिससर्विस कर रही हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ कंपटीशन, द वेरी रीजन जिसकी वजह से ये टेक जाइंट्स बनी, कि इन्होंने compete करके ये लोग ऊपर आए, इनोवेशन करके ऊपर आए, उसी को किल करना शुरू कर दिया। तो हर पॉइंट वाज कि ये इवेंचुअली इनको हार्म करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो कंपनीज थी ये इनोवेशन और कंपटीशन को तो किल कर रही थी, लेकिन इन्होंने एट द सेम टाइम अपनी पोजीशन को यूज करते हुए तो जो अपने प्रॉफिट्स थे वो स्प्रेडशीट्स में डाल के और उनको बड़ा जबरदस्त शो करके, तो उनको बहुत ग्रेट काइंड ऑफ डॉलर वैल्यूएशंस और मैट्रिक्स में शो करके उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, और इनके जो स्टॉक्स थे ना वो बढ़ना शुरू हो गए, जो कि अक्सर रियलिटी से टोटली डिटैच्ड थे। तो ये इसका पर्सपेक्टिव है। सो ये पार्ट 1 में जरा इसका बैकग्राउंड समझाना चाहता था कि ये हो रहा था यूएस के अंदर। ये बड़ी कंपनीज जो है इन्होंने कहा जी हम वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, और रिजल्ट में उन्होंने इनोवेशन और कंपटीशन को किल कर दिया और अपनी वैल्यूएशंस अनप्रेसिडेंटली हाई, जो कि रियलिटी से बहुत दूर थी, वहां तक ये ले गए। अच्छा, अब आ जाए जी कि हुआ ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में आ जाती है सही। और ओपन एआई कम्स इनटू प्ले, विच जो कि ओपन एआई कंपनी थी जो कि नॉन प्रॉफिट से शुरू हुई, और इसमें शुरू में इलॉन मस्क साहब भी थे और उनका इनके साथ अभी तक लड़ाई चल रही है कि जी मैंने तो शुरू किया था, क्योंकि ये ओपन एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगी नॉन प्रॉफिट पर्पसेस की वजह से, और सैम ऑल्टमैन जो कि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो कि इसको स्पीयर हेड कर था, उसने इसको फिर फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। तो इलॉन मस्क शुरू में साथ थे, फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, अब वो हुआ ये कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है जी कि LLMs ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और इसमें वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जो डेटा है जिसके अंदर टेक्स्ट आ गई, उसके अंदर बुक्स आ गई, उसके आर्टिकल्स, ईमेल्स, रेसिपीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, विद एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो कि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर ऑल ओवर द प्लेस है। तो ये LLMs जो हैं ये इस तरह के उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं कि उस सारे डेटा को स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में वो माइन करके आप अगर उनसे कोई सवाल करें तो वो उसका बड़ा रेलेवेंट जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। तो LLMs एक ऐसा टेक्निकल मॉडल है, मैं आसान ज़बान में समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा टेक्निकल मॉडल है कि जिसको आप ट्रेनिंग उसकी करते हैं, यानी एल्गोरिथम्स लिखते हैं उसके, और वो बहुत ज्यादा बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स उसके अंदर से आपने जो सवाल किया होता है ना उसका रेलेवेंट जो है जवाब तैयार करके आपके सामने रख देते हैं। तो अब इसमें दो चीजें, एक तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल आ गया, सो ट्रेनिंग कि आप कैसे ट्रेन करते हैं। दूसरा ये कि आपको एक्सट्रीमली हाई स्पीड चाहिए इसके लिए। वो हाई स्पीड्स के लिए आपको ऐसी मशीन्स चाहिए, ऐसे सेमीकंडक्टर्स चाहिए जो कि आपको ये एबिलिटी दें कि आप इतनी स्पीड पे चल सकें। उनको हम कहते हैं GPUs, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब वो GPUs जो है वो ओरिजिनली ये कंप्यूटर ग्राफिक्स और ये जो गेम्स बनती थी उसके लिए इस्तेमाल होते थे, 3D रेंडरिंग्स वगैरह, और बाद में क्रिप्टो करेंसीज वगैरह जो हैं उसके लिए होते थे। वही जो आप समझे हार्डवेयर था, ये LLMs के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए वही इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये रेस लग गई विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी ये नवंबर 2022 में चैट GPT रिलीज हुई, और उसके बाद एक रेस लग गई। उसके बाद ये है कि जी वो मेटा जो है उसने अब लामा इंट्रोड्यूस कर दिया, गूगल ने जेमिनी इंट्रोड्यूस कर दिया, अपने अपने AI मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। तो समझने वाली बात यह है कि एक तो ट्रेनिंग का तरीकाकार, और दूसरा ये GPUs
ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करती है। और पीछे आपको डेटा चाहिए, और डेटा जो है वो सबसे ज्यादा डेटा इन्हीं कंपनीज के पास है, फेसबुक के पास है, ये गूगल के पास है, Amazon वगैरह, यही बड़ी टेक कंपनीज जो है इन्हीं के पास ये सारा, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो माइक्रोसॉफ्ट विच केम अप विद द फर्स्ट एआई। अच्छा, सो ये अब इसका इसको देखते हुए बाइडेन साहब ने क्या किया कि उन्होंने कि चाइना ना कहीं बीच में एंटर हो जाए, या चाइना को डिसोसिएट करने के लिए उन्होंने, जब वो आए 4 साल पहले, तो चिप्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि $50 अरब की सब्सिडीज दी अपनी यूएस कंपनीज को, कि वो इसके अंदर रिसर्च भी कर सकें और ये जीपी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो बना सकें। सो जीपीयूज इज द की एलिमेंट। अब जीपीयूज जो है वो हर साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बाइडेन साहब ने क्या किया कि ये जो सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जिससे जीपीयूज बनते हैं, उसके 95% तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है जी, आप वर्ल्ड में इधर उधर भेजें एंड ऑल दैट। 5% टॉप, यानी कि सबसे लेटेस्ट थी, वो चाइना को उन्होंने बैन कर दी कि जी ये नहीं जा सकते। ठीक है, तो टू सिंप्लीफाई, जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, कि जो पुराने जीपीयूज थे, पुराने मॉडल के, वो हैं H800 जीपीयूज हैं, जो कि उन्होंने बैन किए चाइना, उनको कहते हैं H100 या A100, डिपेंडिंग अपॉन विच कंपनी मेक्स इट। तो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, तो लोगों ने ये बड़ी कंपनीज ने भी ये बताया, और जनरली स्पीकिंग मार्केट ने एंड द वर्ल्ड स्टार्टेड बिलीविंग कि ये तो जी ये नेक्स्ट जनरेशन है, कंप्यूटर का ह्यूमन के साथ जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, हमारी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी फ्यूचर के अंदर। तो सैम ऑल्टमैन जो है, जो ओपन एआई का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने कहा जी कि मैं कोई ऐसी चीज बनाने जा रहा हूं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो दुनिया में जो चीज पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल होगी, जिसके लिए मुझे $7,000 बिलियन चाहिए, $7 ट्रिलियन चाहिए मुझे, और मुझे यूएस गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। तो मैं आपको ऐसी चीज बना दूंगा कि वो ह्यूमन हिस्ट्री ने कभी देखी नहीं होगी। सही। आप देखें कि उसकी वजह से जब उसने वो नंबर बताया, जब उसने बताया कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से चेंज कर देगी वर्ल्ड को, जब दुनिया ने जाके एआई मॉडल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो उन्होंने इस स्टोरी के अंदर बिलीव किया, और वो कंपनी जो कि स्पेशली बनाती थी सेमीकंडक्टर्स, जिसको एनवीडिया कहते हैं, अमेरिका में वो सेमीकंडक्टर्स बनाने की सबसे, उसकी वैल्यूएशन जो है वो $3 ट्रिलियन, $3,000 अरब टच कर गई, became one of the most valued company in the world। अब होता क्या है जी कि यहाँ पे एनवीडिया साहब बैठे हुए हैं 3 ट्रिलियन के ऊपर, और एआई सब सुबह से शाम तक जो है स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट, नैस्डैक में एआई हर बंदा कर रहा है, सारी दुनिया में एआई का चर्चा हो रहा है, और स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही लोगों को कि ये कितने को बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जा रही है और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, 24 दिसंबर 2024 को, तकरीबन 1 महीना पहले, एक छोटी सी को अननोन सी कंपनी, एक चाइनीज हेज फंड है, उसका नाम है हाई फ्लायर, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जी, डीप सीक उसका नाम है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी थी। इस कंपनी ने आके क्या किया जी, क्योंकि चाइना में तो वो पुराने मॉडल के, रिमेंबर वो H800 वो अवेलेबल थे जीपीयूज, H100 अवेलेबल नहीं था। इन्होंने क्या किया कि यंग और बड़े ब्राइट किस्म के ना वो चाइनीज इंजीनियर्स को इकट्ठा किया, और उनको उन्होंने कहा कि जनाब इनोवेशन पे फोकस करें, आप बस दुनिया को भूल जाएं, आप इनोवेट करें। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, आके ये अननोन कंपनी पुराने मॉडल की वो चिप्स यूज कर रहे हैं, तो जो चिप्स ओपन एआई ने एक ऐसा मॉडल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऐसा एलएलएम का मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ऐसा, जो कि उन्होंने 16,000 चिप्स यूज करके बनाया था। 16,000 कौन से? H100 नए वाले। इन लड़कों ने, ये यंगस्टर्स ने आके, चाइनीज डीप सीक के, इन्होंने 2084 पुराने मॉडल के चिप्स यूज करके, तो वो चैट जीपीटी का नंबर 4 मॉडल जो है उससे ज्यादा बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी। तो कहाँ 16,000 नए मॉडल की चिप्स और कहाँ 2,000 पुराने मॉडल की चिप्स। ये मॉड्यूल जो था, इसको बनाने में चैट जीपीटी को $60 मिलियन
لگے تھے جو کہ ان لڑکوں نے $5.5 ملین میں یہ بنا دیا اور اسے بہتر بنایا. تیسری بات یہ تھی کہ یہ اوپن سورس تھا, یعنی کہ کوئی بھی جا کے یہ دیکھ سکتا تھا انہوں نے کیسے بنایا. تو یہ 26 دسمبر کو انہوں نے اپلوڈ کیا. اس کے بعد وہ کرسمس ہالیڈیز تھی, وہ آہستہ آہستہ لوگ واپس آئے جب, تو انہوں نے آ کے یہ چیک کرنی شروع کی یہ ایپ جو سلیکان ویلی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جو ایپ اپلوڈ کرے وہ کہے کہ یار یہ تو چیٹ جی پی ٹی سے بہتر ہے. آہستہ آہستہ یہ بات پھیلی اور یہ کو 5-6 دن پہلے جا کے جب وہ فلی ہٹ کیا نا, تو ایک دم اسٹاک مارکیٹ میں ایک مصیبت پڑی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہمارے ساتھ یہ ان کمپنیز نے دھوکہ کر دیا, یہ ہمیں آرٹیفیشل ویلیویشن بتاتے رہے, اور چائنیز نے آ کے اس کو فریکشن آف اے کاسٹ کے اوپر اور فریکشن آف نمبر آف جی پی یوز کر کے تو ہم سے بہتر مشین بنا لیے. تو اے آئی کا جو ایکسٹریملی وہ بلون اپ امیج تھا نا, اس کو بہت شدید ڈینٹ پڑی ہے, جس کی رزلٹ تھا جو انویڈیا کے سٹاکس تھے وہ تقریباً $420 ارب ایک دن میں گرے ہیں. خواجہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ. اور سامعین, سیربین کے آخر میں پیش ہے وسعت اللہ خان کا کالم کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. یہ بات ہمیں گھر سے درسگاہ تک متواتر ازبر کرائی جاتی ہے کہ ہر معاملے کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک منفی اور دوسرا مثبت پہلو. ہمیں منفی سے زیادہ مثبت پہلو کو دیکھنا اور اجاگر کرنا چاہیے. جیسے گلاس پانی سے آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے, تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گلاس آدھا خالی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. اس طرح سوچنے سے انسان میں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور مایوسی قریب نہیں پھٹکتی. مثلاً ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں سے آدھا وقت ملک پہ فوج نے براہ راست حکمرانی کی, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں آدھا وقت سویلین بھی تو حکمران رہے اور آج بھی کم و بیش سویلین حکمرانی ہے. ہمیں یہ نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ملک 16 دسمبر 1971 کو آدھا رہ گیا, بلکہ نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ملک کا جو آدھا حصہ بچ گیا وہ پورا ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے. کیا ہوا کہ چند سو یا چند ہزار لوگ غائب ہیں؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 99 لاکھ 75 ہزار تو اپنی جگہ موجود ہیں؟ اس پر ہی کیوں نگاہ جاتی ہے کہ اسکولوں میں آدھے بچے داخل نہیں ہیں؟ اس پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ 50% بچے پڑھ تو رہے ہیں؟ یقیناً ہمارے ہاں صحت اور صاف پانی کی سہولتوں تک عام آدمی کی اتنی رسائی نہیں جتنی ہونی چاہیے, مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ ہم اس معاملے میں بہت سے افریقی ممالک سے کتنے بہتر ہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ پاکستان میں صحافت پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے اور سانس لینا مشکل ہے, تو پھر چین، ایران، خلیجی ممالک، ترکی اور بھارت کا تصور کر لیں. آپ کو فوراً لگنے لگے گا کہ ہمارے ہاں صحافت آج بھی کتنی آزاد ہے. شکر ہے کہ سوائے 2-3 ٹی وی چینلز اور مٹھی بھر صحافیوں کے, سبھی کو گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. بال کی کھال نکالنے والے کچھ صحافی دوست میڈیا پہ پابندی کی تازہ ترین مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ حساس اداروں اور عدلیہ پہ تنقید کی حوصلہ شکنی اور از قسم مریم نواز اور آصف زرداری کے انٹرویوز کے نشر کرنے پہ پابندی تو کھینچ تان کے سمجھ میں آ سکتی ہے, مگر اب تو پاکستان کی سب سے بڑی تعمیری شخصیت ملک ریاض حسین کا نام بھی آپ نہیں لے سکتے, حالانکہ ان کے پاس کوئی حساس یا غیر حساس سرکاری عہدہ بھی نہیں. کسی نے یہ بھی بتایا کہ 3 روز پہلے ہی ایک اینکر آسما شیرازی کے ٹاک شو میں مدعو ایک سابق گورنر نے ملک ریاض کہنا چاہا تو تکنیکی خرابی کے سبب ملک کی میم کے بعد آواز غائب ہو گئی, اور ایسا ایک بار نہیں بار بار ہوا. ایسے بودے اعتراضات صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اساسوں اور اسٹریٹجک اساسوں میں بنیادی فرق نہیں معلوم. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ملک ریاض صاحب کے اساسوں کی منی ٹریل ثابت نہ ہوتی, اگر وہ ملک کو معاشی نقصان پہنچا رہے ہوتے, اگر انہیں بیرونی قوتوں کی آشیرواد ہوتی, اور اگر وہ قانون کے دائرے سے باہر رہتے ہوئے کاروبار کر رہے ہوتے,
تو کیا عمران خان خاموش رہتے؟ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارے. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.